वेलकम ऑल। वेलकम टू द वीटो क्लासेज। आपका स्वागत है वीटो क्लासेज में। और आज हम करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम कि ये गेट एग्ज़ाम है क्या है, कैसे आपको करना है, क्यों करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे अच्छा है उसमें बेनिफिट्स पे। जितने बेनिफिट्स पे आपका ध्यान होगा उतना आपको मोटिवेशन मिलेगी और उतना ही आपका करने का मन करेगा। सच्चाई ये है कि आपको पहली बात तो मुश्किल से ही पता होगा कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है। आप अपनी बीटेक कर लेते हो तब जाके पता चलता है, अरे यार गेट कर लेते तो ये हो जाता है, ये आईआईटी में मिल जाता, या फिर ये प्राइवेट जॉब में ये बेनिफिट हो जाता। तो ये चीज़ें जो भी जितना भी बेनिफिट है ना, इस पे आप फोकस रखना। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फिर से ये वीडियो देखोगे कि भैया गेट को टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि गेट है क्या, क्यों है। देन उसके बाद जो भी मेन कॉन्सेप्ट है बेनिफिट पे उस पर जाने वाले हैं। फिर लास्ट में थोड़ा समअप हो जाएगा कि गेट करना कैसे है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये गेट है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो एग्ज़ाम कर रहे हो उस चीज़ का बेनिफिट क्या है या वो है क्या। अभी आप किसी के घर जा रहे हो तो आपको पता होता है ना कि ये काम है इसलिए जा रहे हैं, या इन अंकल के घर जा रहे हैं, आपको सब पता होता है ना। सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए आ ही गए तो आपको पता होना चाहिए ना कि गेट है क्या। ये गेट क्या है, आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होंगे। ये है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी इसको ना हम धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझते हैं, क्योंकि समझना तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जितना अच्छा आप ये समझोगे उतना अच्छा आप इस पे वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का तो आपको मालूम ही होगा क्या है, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है। तो अभी एक मिनट इरेज करके हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट आपका सिग्निफाई करता है कि आपकी जो डिग्री है वो क्या है। आपकी अगर बैचलर डिग्री है उसको सिग्निफाई करता है ये ग्रेजुएट। ठीक है, कि आपने ग्रेजुएट कर लिया और ठीक है। अभी उसके बाद बात होगी ये एप्टीट्यूड किस बला का नाम है। ये जो एप्टीट्यूड है ये किस बला का नाम है। अभी एक मिनट के लिए रुक जाओ इस बात पे, पहले हम छोटी सी ये चीज़ें कर लेते हैं, एप्टीट्यूड पे आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद आगे बात चलनी स्टार्ट होगी। टेस्ट का तो आपको सबको पता ही होगा क्या है, एक सिंपल सी एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन क्यों है, क्योंकि ये देखो ग्रेजुएट तो आप सबको ही हो गया। आपकी क्लास में बाई चांस मैंने मान लिया 60 बच्चे हैं, 60 के 60 इंजीनियर बन गए। अब कोई काबिल इंजीनियर बन पाया है या नहीं वो भी तो मैटर करेगा ना। उस एक जो पैरामीटर है काबिलियत का कि हाँ भैया आप जो 60 लोग हो उसमें स्टैंड आउट करते हो या नहीं करते, तो वो क्या है, वो है गेट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान के चलो कि तमिलनाडु से कोई कैंडिडेट है वो कर रहा है अपनी सिविल इंजीनियरिंग, और एक हरियाणा से कर रहा है, एक राजस्थान से, एक बिहार से। ठीक है, अब मान लिया कि वो चारों बंदे अपने अपने मतलब जो चार उनकी क्लास में बैच का टॉपर है, तो आप मानते हो कि उन चारों की नॉलेज का बेस सेम होने वाला है, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि उनका जो नॉलेज बेस है वो सेम होने वाला है। पॉसिबिलिटी ये है कि नॉलेज बेस सेम नहीं होगा। ठीक है, अब उसको एक मेजर करना वो कौन कर पाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जाम रख दिया गेट। ठीक है, उस एग्जाम का नाम है अपना गेट हो गया वो, उस एग्जाम का नाम अपना गेट है। और इसी एग्जाम को सिग्निफाई करता है जो ये टेस्ट लिख रखा है। ठीक है, उसको सिग्निफाई कौन करता है, ये जो टेस्ट लिख रखा है अपनी गेट की फुल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है ये इंजीनियरिंग। अभी इस इंजीनियरिंग के ऊपर मैं आपसे आराम से बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको एक सबसे पहली बात तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप बोलते हो कि आई एम ए प्राउड इंजीनियर, आई एम ए प्राउड दिस एंड दैट, तो आपको प्राउड ये फीलिंग जो आप बोल रहे हो वो तो सिग्निफाई करना चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हो आई एम ए डॉक्टर और आई एम ए डॉक्टर,
तो क्यों बोल पा रहे हो ये? क्यों आप उसमें प्राउड है यार इंजीनियर कर ली? भाई आपको सच्चाई तो ये ना कि आपको इंजीनियर का मतलब ही नहीं पता। आप उसमें एक टेक्नीशियन या एक बीई जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है बीटेक, आपको उसमें ही डिफरेंस नहीं पता, तो आप प्राउड कहाँ से फील करोगे? देखो एक अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये तो दिक्कत है कि एज जैसे डॉक्टरी हम कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा रहे हो, आपको पेशेंट्स भी देने लग रहे हैं, आपकी नाइट शिफ्ट भी है, डे शिफ्ट भी है, तो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जब तक वो 5 साल 4 साल में डिग्री करके निकलते हैं तो उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है। बट अपने बी टेक में, बीई में एजुकेशन सिस्टम का कुछ मान सकते हो लूप होल या कुछ भी मान लो फोर से, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं हो पाते, ठीक है? तो इसलिए आप भी एक प्राउड इंजीनियर फील करो और बोल पाओ एटलीस्ट कि आई एम ए प्राउड इंजीनियर। तो आपको इंजीनियर का पता होना चाहिए। उससे पहले ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो बेसिक है साइंस की। वो बेसिक है, सबसे पहली बात है साइंस ही अपना सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है? अभी आप ना 1 मिनट के लिए सोचो कि व्हाट इज साइंस। क्या सोचोगे कि व्हाट इज साइंस? क्यों सोचोगे? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है, इससे ही हमें पता चलेगा कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है? अभी हमने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमारा साइंस क्या है। 2-4 सेकेंड 20 सेकेंड ले लो आराम से, गहरी सांस लेके सोच के देखो कि ये क्या है, ठीक है? जब आप सोच के देखोगे ना, आपको शायद दिमाग में आ रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। भैया कुछ नहीं है साइंस। अभी एक सिंपल सी फुल फॉर्म है, उसको देखो, एक डेफिनेशन है इसकी, उसको अगर आप देखोगे, साइंस इज द वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है? इट्स द वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज। वैल्यू फ्री मतलब कि आप ना बेवजह किसी फायदे को ना सोच के बस आप काम किए जा रहे हो, नई नई नॉलेज को आप लेते जा रहे हो, ठीक है? आप ये नहीं सोच रहे कि ये पेन मैंने बना दिया तो ये किसी स्मार्ट बोर्ड में काम आएगा। नहीं भाई, मैंने तो बस ऐसी चीज़ की ढूंढ लिया कि जो एक सरफेस से टच होगा और उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा या वो ऐसे मार्क करना स्टार्ट कर देगा। जब किसी साइंटिस्ट ने ये ढूंढा होगा ना ये टेक्नोलॉजी, तो तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसे ऐसे यूज होने वाला। फोर से जो अपना कैमरा है जो फ़ोन में लगा होता है, किसी साइंटिस्ट ने जब ये बनाया होगा, एक्चुअली ये नासा के लिए बना था, तब ये नहीं सोचा होगा कि ये हर इंसान के स्मार्टफोन में एक फ़ोन बनेगा, उसमें स्मार्टफोन में एक कैमरा होने वाला है। कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसे हम क्लासरूम में खड़े होकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मनसा कुछ और होती है, चीज़ें डेवलप किसी और चीज़ों में हो जाती है, ठीक है? तो साइंस बेसिकली क्या है? इट्स द वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है? आप बिना किसी अपने फायदे के, बिना किसी उसके नई नई चीज़ें लेते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो ये चीज़ें, ठीक है? अभी इसके बाद आती है चीज़ें हमारे पास, रेड कलर, इसके बाद आती है हमारे पास टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? यू आर डूइंग द बी टेक, आई थिंक सो, ओके? तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। अभी जैसे आपने साइंस के लिए सोचा था, अभी टेक्नोलॉजी के लिए सोच के देखो, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है? 2-4-20 सेकंड सोचो और फिर जो अभी मैं आंसर दे रहा हूँ उससे आप मैच करके देख लेना इसको, ठीक है? जो भी ये साइंस में हमने ढूंढा है ना, ये वाली चीज़ें, इस चीज़ का यूज है ना, ये टेक्नोलॉजी है। साइंस में हमने कुछ चीज़ ढूंढ ली, ठीक है? अब उसका यूज करना, उसको उस चीज़ में जो भी फ़ायदा निकालना, उसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी। बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है? साइंस है कुछ नई चीज़ें ढूंढना, आप बिना फ़ायदा, बिना किसी चीज़ के, कुछ चीज़ें काम की भी होगी और कुछ चीज़ बिना काम की भी होगी, बट जो काम की चीज़ है उसको एक जनरल लाइफ में लेके आना, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक? अभी फॉर एग्जांपल आपने सुना हो तो मार्कोनी, जो हम बचपन में मजाक भी करते थे कि रेडियो की खोज किसने की, रेडियो वेव्स की खोज किसने की? मार्कोनी सर ने, ठीक है? हमारे इंडिया में जैसे जगदीश चंद्र बसु, उनको भी श्रेय जाता है, बट कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से मिल नहीं पाया, तो उन्होंने खोज कर दी। उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि ये इस चीज़ के काम आएगी, बस उन्होंने कर दी। वो क्या चीज़ थी? वो साइंस थी। अब उसको यूज करके हमने रेडियो बना लिया, सब कुछ बना लिया। आज हमारे टीवी, पता नहीं सैटेलाइट फ़ोन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो वो चीज़ क्या है? वो है
टेक्नोलॉजी। अब एक चीज़ है, यू शुड बी ए प्राउड इंजीनियर, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये अपना इंजीनियरिंग क्या होगी, ठीक है, और ये इंजीनियरिंग किस बला का नाम है, ऐसा आप कुछ सोच रहे होंगे। नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, इंजीनियर वो है जो इस साइंस के और टेक्नोलॉजी के जो ये चीज़ें जा रही है ना, इसको फिजिबल बनाए। इसको अगर फिजिबल बना पा रहे हैं वो है अपने इंजीनियर। क्या हो रहा है, देखो, ये है हमारी साइंस, वैल्यू फ्री परस्यूट, और ये है अपनी टेक्नोलॉजी। यहाँ से और ये जा रहा है ना जो चीज़, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और नाउ यू शुड बी ए प्राउड इंजीनियर, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि भैया इंजीनियरिंग क्या है। टेस्ट हमने देख लिया, इंजीनियरिंग हमने देख ली, ठीक है। अभी हमने ग्रेजुएट देख लिया, ठीक है। अभी अभी हम बात करने वाले हैं जो एप्टीट्यूड। जो हमारे बीच में वर्ड आता है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसमें एप्टीट्यूड देखने वाले, ठीक है। ये 3 वर्ड है जो आपने ज़िंदगी में बहुत बार सुने होंगे, या ये तो बहुत बार सुना होगा, ठीक। और एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, इसमें से सबसे ज़्यादा आपने क्या सुना होगा, एटीट्यूड। भाई एटीट्यूड मत दिखा, वो तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही है आजकल, ये है वो है। अगर आप इसका ना हिंदी में अगर वो करके देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि आप एटीट्यूड और कैसे किस उसमें वे में यूज करते हो, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है नज़रिया, वे ऑफ सीइंग लाइफ। क्या, वे ऑफ सीइंग लाइफ। इसमें क्या होने वाला है कि भैया आपका आउटलुक कैसा है, कि आप देखते कैसे हो दुनिया को, ठीक है। कोई ये बोलते हैं ना कि हाफ फुल ग्लास को हाफ फुल देखता है, कोई हाफ एम्प्टी देखता है, तो वो चीज़ होता है कि आपका वो नज़रिया कैसे है। ये हो गया एटीट्यूड, जो आपको एक सोच के चलना है, ठीक है। एक होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है हाइट से रिलेटेड, एल टी, जहाँ पे भी एल टी आ गया वो हाइट, ठीक है। एल टी अपना रूट वर्ड है, तो एल टी, एल्टीट्यूड हो गया हाइट। और अभी आप बात करने वाले हो एप्टीट्यूड, ठीक है। ये एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड है अपना, आपकी क्षमता क्या है, क्या चीज़ आपकी, नोट रॉन्ग, इसको ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में, आपकी क्षमता क्या, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी, आप किस उस चीज़ के काबिल हो भी या नहीं। आप जो एक बोलने वाले हो कि आई एम ए प्राउड इंजीनियर, ओ भाई, आर यू, आप उस काबिल हो, तो वो चीज़ जो दिखाता है ना भाई, वो चीज़ दिखाता है ये गेट एग्जाम, ठीक है। ऐसे इंजीनियर बनने में तो लाखों इंजीनियर बनते हैं हर साल, उन लाखों इंजीनियर में से कुछ एक 10-5 हज़ार लोग सारी ब्रांचेज के मिला के आप अपना टेस्ट क्लियर कर पाते हैं, तो वो बोल सकते हैं क्या, आई एम ए प्राउड इंजीनियर। अदरवाइज तो नहीं भाई, ठीक है, एटलीस्ट तो नहीं, मतलब वैसे तो बोलने में तो कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो ये गेट आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया है, ठीक है। ये बस एक बार देखना आपको, ठीक है। ये जस्ट आपको जिस चीज़ के लिए जा रहे हो ना, जिस दरवाजे पे आप नॉक कर रहे हो, वो है दरवाजे पे नॉक, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका कि एग्जाम टफ है क्या, गेट एग्जाम टफ है क्या। अब भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दे कि आपकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, आपकी क्षमता दिखा रहा है, ये है वो है, तो क्या सीरियसली मतलब टफ तो होगा ही ना एग्जाम, इतना कुछ दिखा रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल टफ है। 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, और 30 से 40 में इसकी हर बार कट ऑफ लग जाती है, लगभग हर ब्रांच की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। 27 नंबर पे भी कट ऑफ लगी है कई ब्रांचों की, इवन 21 नंबर पे भी लगी है, और किसी की 45 नंबर पे भी लगी है, तो वो एक आध बार कभी कभार, बट नॉर्मली 30 से 40। नॉर्मल देखो यार, लाइफ में हमें तो सिखाया ही गया है कि 33% में इंसान पास हो जाता है। अगर यहाँ पे 33% आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आप 33% पे कुछ ले रहे हो, तो आपके हाई चांस है कि आप जो एक नॉर्मल एग्जाम 33% को सोच के पास करते हो, तो इसको भी पास कर लोगे, ठीक है।
तो आपको 33% का मान लेना है, और वैसे 33% 4 से 100 मार्क्स में से 33 मार्क्स, ठीक है। और ऐसे ही हमें 30 से 40 यहाँ पे लेना है और आप पास हो जाओगे। अब पास हो गए, कैसे क्या फॉर्मेट है ये चीज़ें देखो, ठीक है। 3 आवर का एग्जाम है, ठीक है, 100 मार्क्स है, और मोस्टली ब्रांचेज में 65 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने 3 घंटे में 25 क्वेश्चन भी आउट ऑफ 65 अटैम्प्ट कर लिए सही ठीक ठाक, तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। टॉप पर नहीं बनोगे, दैट्स ए डिफरेंट इशू, बट आप क्वालिफाइड हो जाओगे। अब आप ये देखना कि क्वालिफाइड होने के कितने क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप क्वालिफाइड, अगर आप 65 क्वेश्चन में से 25 भी कर पा रहे हो ना, राउंड ऑफ 25, तो भी आप क्वालिफाइड कर पा रहे हो। अब इसका जो भी सिलेबस है, एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले, वो आराम से करते हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मल बताता हूँ, बेसिक कोर क्या है गेट की, ठीक है, कि कैसे क्या एग्जाम आने वाला है। अभी बताया ही बताया, 100 मार्क्स है, ठीक है। 100 मार्क्स को 65 क्वेश्चन मोस्टली, हर उसमें नहीं बट मोस्टली बांटा हुआ है, और कुछ एक नेगेटिव मार्किंग है। 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले, 1 नंबर में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में है 2/3, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जस्ट एक मोटा मोटा आइडिया काफ़ी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप है एमसीक्यू, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे भैया एमसीक्यू। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक टिक करना, बात खत्म, ठीक है। दूसरा है एमएसक्यू। एमएसक्यू में क्या है कि भाई 4 ऑप्शन फिर दे रखे मिलेंगे, 4 में से एक भी ठीक हो सकता, 2 भी ठीक हो सकते, 3 भी ठीक हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, इस टाइप से। और एक है नेट, इसमें आपको अपना नंबर भरना पड़ता है, आपको कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपका ऑप्शन है आपका काम चल जाएगा। मजे की बात बताऊं आपको भी, ओनली इसमें जो एमसीक्यू है ना, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इन दो में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत तुक्के उक्के आप कर सकते हो, ठीक है, बट वो लास्ट 4 होना चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि 65 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, ये कैसे बटे होते हैं। ये देखो, ये ऐसे बटे होंगे, लगभग लगभग 70%, या आउट ऑफ 100 है तो हम जस्ट नंबर पे ही बात कर लेते हैं। 70 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स आएंगे आपका कोर सब्जेक्ट, क्या आप बोले तो कोर, जो आपका फॉर एग्जांपल बायोटेक हो गई, सीएससी हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका कोर सब्जेक्ट है, वो कितने नंबर का आएगा? 70 मार्क्स का। और बाकी जो 30 नंबर है, 30 नंबर में 15 नंबर के अराउंड, तो 15 ±3 कर लो आप, ये आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कई पेपर वो है, कई पेपर वो है जिसमें ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आते, फॉर एग्जांपल लाइफ साइंसेज हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ठीक है, बट उनमें और कुछ चीज़ें है जैसे केमिस्ट्री हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक जो चीज़ फिक्स है वो है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। जनरल मतलब सामान्य, एप्टीट्यूड अभी आपको बताया ही होगा कि समता, भैया जनरल ने ही बोल दिया तो भैया नॉर्मल है, आपकी कॉमन सेंस है वो, और कुछ नहीं है। अगर आपने कॉमन सेंस डेवलप कर रखी है, आप में सही जगह आप में है, तो वो आपका क्या होने वाला है, आपका जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ, अगर आपको काउंटिंग्स भी आती है या टेबल भी आते हैं, वो भी एक तो कॉमन सेंस का ही पॉइंट है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वो कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मेरे दिमाग में अभी एकदम चमका, ठीक है। 1 = 5, ठीक है। 2 = 25, 3 = 125, 4 = 625, एंड 5 = ये आपको बताना है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप एक बार सोच लो। ठीक है, 10-5 मिनट बाद मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप सोच लो और सुनते रहो साथ साथ में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि भैया 15 नंबर इसका इतना और कोर सब्जेक्ट इतना। ठीक है, अब ये चीज़ सोचो कि आपको अगर क्वालिफाइड ही करना है, अगर आपको अपनी लाइन के टॉप बच्चों में शामिल होना है तो क्या करना पड़ेगा? बस 35-40 ही तो नंबर लेने हैं। 35-40 नंबर भी नहीं आते। ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आपको जो एक रूट कोज होना चाहिए ना, वो नहीं पता होता कि भैया इसके अंदर मतलब हमें कैसे क्या काम करना है। आपकी वे ऑफ थिंकिंग डेवलप नहीं होती, आपका उस टाइप का माइंड डेवलप नहीं होता कि भैया क्यों कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन। फिर लास्ट में एग्जाम को लेके कोई नहीं, अगले साल हमारे जैसे तो कर ही नहीं सकते, मैं इस छोटे से कॉलेज से हूँ, इससे गेट क्वालिफाइड होगा क्या? ट्रस्ट में छोटे से कॉलेज वाले बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले रखी है। जिस कॉलेज का कहीं पे कुछ नाम भी नहीं है ना, उन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक 1 ले रखी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आईआईटी वाला ही कोई ले। ठीक है, हाँ ऐसा होता फॉर द टाइम बिंग उन्होंने 12th में मेहनत कर ली, वहाँ पे सिलेक्टेड हो गए। बट आप भी जहाँ पर भी हो, बहुत अच्छी जगह पे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक माइंड बना के उस चीज़ पे बार बार स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि भैया आपको और भी होना चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और ये बस मेहनत करो, लग जाओ चीज़ों पे। ठीक है, अभी ये हो गया। इसमें से हमें लेना कितना, लगभग अगर आपको 30 to 40 मार्क्स आप ले रहे हो तो आप क्वालिफाइड के उसमें हो। ठीक है, अभी इस पे हम बात करने वाले हैं कि जैसे जो हम बात कर भी रहे हैं कि क्या गेट एग्जाम टफ है। लेट्स सी, 100 मार्क्स जो मैंने बताया कि पेपर आता है, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे ना जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि उसने सारी रट रखी है किताबें और कुछ, नहीं नहीं नहीं, बस उसने ठीक ठाक अपनी जो डोमेन है उसकी नॉलेज है, तो वो ना आराम से आपको बता पाएगा। ये स्टेज है ना, 3 उसमें बढ़ती है, इजी, मॉडरेट एंड लास्ट वन इज टफ। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक हिंट के लिए बता देता हूँ, टफ में ओनली बिलोंग करते हैं 20 नंबर, 20 मार्क्स। ठीक है, 25 से 35 बिलोंग करते हैं यहाँ पे इजी में, और जो बच गया ना बीच का हिस्सा लगभग 50 नंबर, ठीक है, वो करते हैं अराउंड 50 नंबर। इस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितने नंबर बचेंगे, वो करते हैं मॉडरेट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टफ में सारे के सारे स्कोर कर सकते हो, इवन मैं भी अगर एग्जाम देने लग जाऊँ तो ट्रस्ट में मेरे से भी 50% से ऊपर नहीं लिए जाएंगे नंबर। ठीक है, तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। देर आर हाई चांसेस कि भैया टफ में हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो कोई बोल भी नहीं रहा कि आप ज़्यादा स्कोर करो। ठीक है, टफ में अगर आप आउट ऑफ 6 to 7 मार्क्स भी ले रहे हो ना, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही अच्छा पढ़ के जाओगे, ज़्यादा अच्छी तैयारी करके जाओगे, तो ट्रस्ट में मोर देन 50% यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही ये मॉडरेट, मॉडरेट और इजी सेक्शन को ना मैं एक मानता हूँ। ठीक है, जस्ट बात ये है कि आपका जो पढ़ के गए होंगे वही मॉडरेट वाली चीज़ें इजी हो जाएगी, जो नहीं पढ़ के गया मतलब जो टॉपिक नहीं पढ़े वही चीज़ इजी वाली मॉडरेट हो जाएगी। टफ वाले में एकदम लाई नहीं करती चीज़ें, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। ठीक है, ये वाली ये है कि आपको पढ़ के सारा जाना पड़ेगा, ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं ये टॉपिक छोड़ गया, ये तो आना ही नहीं है, मेरे को तो आ ही नहीं सकता, नहीं भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 80 है। इसमें से अगर आप नॉर्मल चीज़ देखोगे ना, नॉर्मल चीज़, तो आप 60 नंबर भी ले सकते हो, आउट ऑफ 80 यू कैन गेट 60 बड़े आराम से। बट वही चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें आप जैसे ना एक मुगले आजम मूवी है, मुगले आजम मूवी आई थिंक सबने देखी नहीं होगी, तो नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। ठीक है, वो बनाई किसने थी पता है? ये आसिफ करके एक बंदा था, उसने ना अपनी जिंदगी के ना 15 साल दे दिए उस चीज़ पे। कितने? 15। 15 बोले तो
लगभग आपका ना 1/4 हिस्सा हो जाता है ज़िंदगी का। और आप प्राइम टाइम पे हो तो आपका वो सारा ही हो जाता है, ठीक है। प्राइम टाइम होता ही कितना, 20-30 साल का मान लो आप। उसमें से उस बंदे ने ना 15 साल उस चीज़ पे दे दिया था, ठीक है। और आज इतनी लेजेंडरी मूवी है वो कि हर कोई, किसी ने देख नहीं रखी अलग बात है, बट नाम हर किसी ने सुना होता है भाई, मुगले आजम ये और वो, ठीक है। उन बंदों का नाम था के आसिफ। और वहाँ से आप क्या सीख सकते हो, किसी चीज़ के लिए फना हो जाना कि भाई मेरे को करना तो करना है, चाहे 15 साल लगे या कुछ भी हो। उन्होंने ऐसा सोचा कि चाहे मेरे को कितना ही टाइम लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कर्जा लेना पड़े, कितनों को ही पैर पकड़ने पड़े, बट मेरे को मूवी बनानी है तो बनानी है। ऐसे ही आपको करना है। अब आपके 4-5 महीने बाकी है, 24 अगस्त को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इस बार। तो अगस्त के बाद आपके पास लगभग लगभग 5 महीने बाकी है। यार उन्होंने 15 साल दे दिए अपनी लाइफ के, आप 5 महीने नहीं दे सकते? 5 महीने तैयारी कर लो, हो जाएगा। बस मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेहनत और डेडिकेशन, ये दो चीज़ तो इन्हीं एसेंशियल कंपोनेंट है अगर आपको सक्सेस होना है तो। और इन्हीं चीज़ों को बोल देते हैं फना, ठीक है। कभी एक फना मूवी भी है आमिर खान की, और वैसे आपने सुना भी होगा फना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आप इजी और मॉडरेट में टारगेट करो 60 मार्क्स, वहाँ से टारगेट करो लगभग 50%, 10 मार्क्स तो 70। और ट्रस्ट में आप टॉप रैंकर हो जाओगे, टॉप 1-2 में तो पक्का आ ही जाओगे हर लाइन में, ठीक है। ज़्यादा लगभग हर लाइन का टॉपर 70 से 80 नंबर के बीच में होता है, उससे कम भी होता है, ठीक है। 60-60 नंबर वाले भी टॉपर बने हुए हैं। बट नॉर्मल अगर आपने इतना कर लिया ना, टॉप की 10-20 रैंक, टॉप की 5 रैंक में आ जाओगे। जस्ट आपको सिलेबस पूरा करना है और कुछ चीज़ें छोड़ के नहीं जानी। उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, PYQs। PYQs पिछले 10 साल के तो आप मान के चल लो कि आपको टिप्स पे होना चाहिए, एक एक ऑप्शन तक भी याद होना चाहिए। ट्रस्ट में इन PYQs में से ही लगभग 20 या 30 नंबर का आ जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर आपको थोड़े से भी स्ट्रीट स्मार्ट हो आप, तो 20 से 30 नंबर तो ओनली PYQs से ले लोगे। बट आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ लिया एक बार हो गया, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। PYQs आपको सोचना पड़ता, बहुत चीज़ें होती है। 20 से 30 नंबर आप ये मान के चल लो जो आप अपनी ले सकते हो। और 15 नंबर नंबर जो बोलते हैं जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड में हो सकती है चीज़ें, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में बोले तो भैया आपकी नॉर्मल सी तो चीज़ है, किसी चीज़ का एरिया ही तो निकलवा रहा है, किसी चीज़ में आपकी कॉमन सेंस ही तो चेक कर रहा है। कॉमन सेंस तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। वैसे बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, स्टिल मैं मानता हूँ कि आपके पास है, ठीक है। और रही बात, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो एक चीज़ और श्योर है, वो है जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना, कोर में से आपके 10 से 15 नंबर आ जाते हैं कॉमन सेंस से। ऐसे ही नहीं आती, वो कॉमन सेंस डेवलप करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, प्रैक्टिस लगती है, इन डेप्थ नॉलेज लगती है। बट अगर आप करते हो तो ये आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही श्योर हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको टॉप करना है, उसी हिसाब से मेहनत करो, वही करो, ठीक है। तो ये था अपना। ये टफ है क्या? अभी आप खुद सोच के देखो यार, 100 में से 30 से 40 नंबर लेने मुश्किल है क्या? 25-25 नंबर पे भी कट ऑफ लगी है, नहीं तो नॉर्मल 30-35 पे ही कट ऑफ लग जाती है। मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वही फना वाला सीन है। हाँ, आई थिंक ये सब ने आंसर निकाल लिया होगा, या फिर आप निकाल रहे होंगे। तो एक बार अगर स्क्रीन, या तो एक बार रोक के वीडियो, तब आप ये कर लो, या फिर आपने निकाल ही लिया होगा, ये मान के चलता हूँ। इसका आंसर बताऊँ? किसी ने 3125 लिखा होगा, और कुछ ऐसा ऐसा ही कुछ लिखा होगा। 5 गुना में 5 25, 5 गुना में, और 25 गुना में 5 125, 105 × 5 625, ये आप करोगे तो 3125। कॉन्ग्रेट्स, यू आर रॉन्ग, गलत हो आप, ठीक है। अभी आप सोचो क्यों हो गलत। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते, जो आपके आगे ही आपके इंफॉर्मेशन थी, अगर वो ही देख लेते तो आ जाता। 1 = 5, तो 5 तो 1 होगा ना भाई। इज इक्वल टू का तो मतलब ये होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। एक अगर 5 के इक्वल है तो 5 भी तो 1 के इक्वल होगा ना। तो आपके आंखों के सामने आंसर है,
देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यही चीज़ें होती है कॉमन सेंस, और वो डेवलप करनी ही पड़ेगी। और उस चीज़ में आपका जो गाइडेंस है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। देखो आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, दौड़ भी लोगे। भैया आपको जाना दिल्ली की साइड था, या मतलब मान लो जाना आपको नॉर्थ की साइड था, और आप दौड़ने के चक्कर में बिना गाइडेंस के उसके पहुंच के साउथ की साइड, तो उस दौड़ने का कोई फ़ायदा होगा? या चलो आप मान लिया 5 किलोमीटर आप गलत रास्ते पे दौड़ लिए, फिर आपको समझ में आया ये तो गलत रास्ता है, फिर आप 5 किलोमीटर दौड़ोगे सही रास्ते की तरफ, तो आप सोचो 5 किलोमीटर तो आप गलत दौड़ ही लिए, फिर 5 किलोमीटर कवर करने पे आप इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो बी कॉन्शियस अबाउट योर डिसीजन, और डिसीजन लो और उसको फॉलो करो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। मेरा इतना प्लान नहीं था इतना बड़ा ये करने का, बट फिर भी बताना जरूरी था इन डेप्थ आपको, ठीक है। एक चीज़ है कि भैया गेट के नाम पे ना रूह भी कांप जाती है आपकी, ऐसा होता है कि नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे लिए थोड़ी ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं, बीटेक ऐसे ही निकाल दी, ये है वो है, ठीक है। उसके लिए ना एक शेर है जो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सच बताऊं तो। वो है, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। भैया आप लड़ोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीतोगे या हारोगे? आप लड़ो, फाइट करो, एग्जाम दे के आओ, फिर देखो आप अपनी, आपका मेहनत करना आपके हाथ में है, और चीज़ तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो आपको जस्ट मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन, ठीक है। पूरी हिम्मत के साथ। अभी जो मैं बोल रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके आने वाली है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर योर जर्नी, नो डाउट अबाउट इट, ओके। तो बेनिफिट देख लो, इसका एक बार अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लेना, जब भी थोड़ा लो फील हो ना आपको, ये देख लेना, ठीक है। तो अभी आपको बता देता हूँ कि गेट क्वालिफाइड करने के कितने क्या फ़ायदे हैं। ये अपना गेट एग्जाम है बेचारा, डार्कर कलर, गेट एग्जाम, ठीक है। हमने कर लिया, पता कर लिया कि क्या होता है, कितना होता है, कैसे करना है, ठीक है। अब उसके बेनिफिट देखते चलो भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपकी जॉब, जॉब में आपको बेनिफिट होगा। पहली बात तो क्या होगा, जॉब है आपको कोर कंपनीज में बहुत आसानी से मिल जानी है, या आपको जो मिली हुई है ना ट्रस्ट में, आपका अगर 10 लाख का पैकेज है ना, 15 लाख का पैकेज करवा देगा ओनली ये गेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट आपको, गेट क्वालिफाइड का, टॉपर का नहीं, टॉपर का तो क्या पता 20 का भी करवा दे, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज में भी आपकी जॉब है ना, उसमें आपको क्या होगा, जाओ क्वालिफाइड करो, और आपकी बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, नेगोशिएशन आएगी कि भैया मैं नहीं कर रहा, मेरे को तो दूसरी कंपनी इतना दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक तो फ़ायदा आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और नेगोशिएशन डेली ये होगा। फिर फ़ायदा है हमारा, हाँ, एक तो और कंपनीज में प्राइवेट जो जॉब है उनमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब, कई सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है जो डायरेक्ट बोलती है कि गेट क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर लो, और उनको ही ऑफ कोर्स वो प्रेफरेंस देने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अभी आप फोर्स से जो आपको पता होगा आई थिंक, तो आप ये मान के चल रहे होंगे जो हायर स्टडीज है ना वो हो जाती है, एम टेक हो गई, अपनी पीएचडी हो गई, एमएस हो गई, ठीक है। एम टेक फोर्स से आप मान के चलो कि आप एम टेक मान के चलो, एम टेक में वो आपको ना स्टाइफंड देंगे, कितना देंगे, 12,400, और इवन टाइम टू टाइम ये मतलब कुछ एक आईआईटी या कुछ एक बढ़िया इंस्टीट्यूट इसको बढ़ाते भी रहते हैं, अपनी पॉकेट से भी पैसे देते हैं, ठीक है। बट ये बेसिक तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, वो आपको इतने पैसे पैसे देने वाली है। अगर आपके पास 12,400 पर मंथ आपको मिल रहे हैं, पर मंथ, ठीक है, तो आपका फीस और इन चीज़ों का तो खर्चा निकल ही जाना है। 2 साल की आप अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हो, या कहीं से भी कर लो, एक बार गेट क्वालिफाइड हो गए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करोगे, वो मतलब AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, तो उससे आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा आप एमएस कर सकते हो, एमएस क्या है, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन स्कॉलर, ऐसे ऐसे हम यूज कर लेते हैं, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप में मिलेगी, आपको डिग्री में मिलेगी। एमटेक और इसमें डिग्री अंतर क्या होता है,
एम टेक में हल्की सी थ्योरी ज़्यादा होती है, एम एस में ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। और पीएचडी, पीएचडी क्या है, एक तो आपको डायरेक्ट पीएचडी मिल जानी है, ठीक है, कि भैया आप डायरेक्ट पीएचडी करो, कोई आपको मास्टर डिग्री डिग्री या पीजी करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और एक क्या होता है कि आपकी मास्टर डिग्री को ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, कई सारे इंस्टीट्यूट्स है जो क्या करते हैं कि आप एम टेक में एडमिशन ले लिया, अगर आप एक या दो दो सेमेस्टर होते हैं उनकी, दो सेमेस्टर अगर आपने सी जी पी ए अच्छा मेंटेन कर लिया ना, या अपनी परसेंटेज अच्छी मेंटेन कर ली, तो आपकी एम टेक को भी आपके चाहने से वो पीएचडी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप अच्छी जगह से पीएचडी कर सकते हो, प्लस आपको स्टाइफंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी पीएचडी का स्टाइफंड लगभग 40,000 है, ठीक है, तो आपको अच्छी खासी इनकम है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है, इवन 75,000 रुपये तक भी आपको स्टाइफंड मिलता है अगर आप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें सेलेक्ट हो जा रहे हो। उसमें सेलेक्ट होने का एक क्राइटेरिया क्या है, ऑफ कोर्स नीट एग्जाम। अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है तो आपको हल्की सी प्रेफरेंस होगी उधर, ठीक है। फिर बात करते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बोले तो जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है ना, जिसकी गवर्नमेंट खुद मालिक है, उनको पीएसयूज बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुसना कि पीएसयूज क्या काम करती है, क्यों काम करती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको भी नहीं सोचना। बट उसमें भी क्या होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन होती है, वो चीज़ें डायरेक्ट गेट के बेसिस पे फील्ड होती है। एक गवर्नमेंट जॉब अलग थी, ये गवर्नमेंट जॉब अलग है, ठीक है, बट है दोनों गवर्नमेंट जॉब। अब आपको मजे की बात ये है, ये बड़ा पॉइंट है जो बहुत मेरे को लगता है कि आपको बहुत फैसिनेट कर सकता है। वो फैसिनेट क्या है कि भैया आप ना डायरेक्ट बिना कोई एग्जाम, जैसे ग्रे हो गया, आइल्स हो गया, टोफिल हो गया, बिना ये दिए आप अपना वहाँ पे भी जा सकते हो अब्रॉड, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन साउथ कोरिया। आपको ना बहुत सारे देश बाहें खोल के बुला रहे होंगे, आ जाओ बेटा आप करो। क्यों बुला रहे होंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि जो बंदा यार गेट क्वालिफाइड करके बैठा है, कुछ ना कुछ तो उसमें है ना हुनर, और हुनर को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। बी ए टैलेंटेड पर्सन, यू विल गेट द रिस्पेक्ट। हाँ, हरकतें आपको ठीक रखनी पड़ेगी ऑफकोर्स, ठीक है। उसमें आप क्या करो, ये जैसे हो गया जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, उसमें आपको स्टाइफंड के साथ आपको फेलोशिप मिलेगी, अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, इंडिया से भी बहुत अच्छी खासी। गेट स्कोर लो, एक लेटर लेना पड़ेगा आपको। लेटर होता है कि भैया जो मेरी पढ़ाई की है मैंने इंजीनियरिंग की, वो इंग्लिश मीडियम में की है, देखो ये तो होगा। ये बिल्कुल आसान है, ये आप ना एक अपना यूनिवर्सिटी को एक मेल लिख दो, वो आपको लिख के दे देगी, बात खत्म, ठीक है। एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप किस लिए ये करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हो ना गेट के लिए, मतलब जो अब्रोड के लिए आप जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज या जिस प्रोफेसर के अंडर, उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हो, आपका क्यों इतना इंटरेस्ट है। उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कुछ नहीं होता, 4-5 पेज की होती है, आप लिख सकते हो आराम से, और बहुत सारे प्रोफेशनल बैठे जो आपकी हेल्प कर देते हैं। तीनों चीज़ें आपके पास होगी, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, बड़े बड़े कॉलेजेज में जाओ, बड़ी बड़ी लैब्स में जाओ, ठीक है। आपको ये जो इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट होते हैं, टोफिल, आइल्स, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर पढ़ाई के लिए साइंस के फील्ड में, तो बड़ा बड़ा साइंस के फील्ड में जीआरई का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं होती है, बस आप करते चलो, ठीक है। आई थिंक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, बट फिर भी आप यू आर फ्री टू चेक, ओके। अब ये है, देखो आजकल ना एक क्रेज हो रखा है। क्रेज क्या हो रखा है, कैट करना, एमबीए करनी है, कैट करना, एमबीए करना, चाहे आपका वो पर्सनैलिटी हो या ना हो, आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट होंगे, बट आपको करनी है एचआर में जॉब है, या एचआर को फैसिनेशन, ठीक है। गलत भी नहीं है भाई, ठीक ही होगा अगर आप सोच के बैठे हो। तो अगर मैं ये बोलूँ, एमबीए के लिए हमारा एक एग्जाम है कैट, आई थिंक यू ऑल मस्ट नो दिस, ओके, कि कैट एग्जाम है। कैट का कंपटीशन है, कुछ 10-12 लाख लोग पेपर देते हैं, तो उसमें से आपको करना पड़ती है चीज़ें, जैसे कि आपको उसमें क्वांट चाहिए, क्वांट बोले तो
मैथ्स चाहिए, उसमें आपको DILR चाहिए। DI स्टैंड्स फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड LR स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। एंड तीसरा आपको चाहिए इंग्लिश, ठीक है। ये चाहिए, उसमें फिर आपकी कट ऑफ लगेगी 99 परसेंटाइलर होंगे आप, तब जाके आपको कोई बड़ी IIM मिलेगा और फिर आपकी अच्छी खासी MBA होगी 2 साल में, फिर आप कर पाओगे। अगर मैं वही बोलूँ, वही MBA आप MBA या उसमें भी IIM से ही PhD आप कर पाओ, MBA PhD, तो बात तो वही है ना। चाहे कैट के थ्रू जाओ आप या फिर गेट के थ्रू जाओ, आपका स्टेज तो सेम होने वाला है ना, ठीक है। तो आप जो IIM वगैरह में भी गेट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। गेट में आपको अच्छी रैंक लेनी पड़ेगी, टॉप बच्चों में आना पड़ेगा, और दे विल इनवाइट यू, आपका इंटरव्यूज वगैरह होंगी, वो चीज़ें होंगी, वो भी है कंसिडरेशन में, ठीक है। क्योंकि MBA कैट एग्जाम करोगे उसके बाद भी इंटरव्यूज होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, ठीक है। पढ़ना एक अलग चीज़ होता है और अपने आप को पोर्ट्रे कर पाना अलग चीज़ होता है, और डीलिंग इज एवरीथिंग इन MBA इन एनी बिजनेस, ओके। तो ये अपना कैट का। अभी मैं ये बोलूँ, IIM में MBA कर सकते हो, इसमें फेलोशिप IIM में, ये काइंड ऑफ PhD प्रोग्राम है जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, ये PhD प्रोग्राम है। आपको 5 साल के लिए वो 20-30 हज़ार रुपये स्टाइफंड देंगे, मैटर करता है, कोई 25 देता है, कोई 35 भी देता है, ठीक है। कई सारी IIM 35 हज़ार भी देती है। 5 साल के लिए आप भैया पढ़ो, रिसर्च करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रिसर्च करोगे, आप अपना लैपटॉप लेके बैठे रहोगे, कंपनीज विजिट करोगे, अब्रोड भी जाने का मौका मिलेगा, सब कुछ होगा आपको। 5 साल के लिए 20 से 30 हज़ार, अभी ये इवन 35 हज़ार भी, ठीक है। लेट मी रेक्टिफाई इट, 5 साल का कोर्स है। उसके बाद आप, जैसे लिख भी रखा है, 40 से 50 हज़ार का, अब लाख का पैकेज कहीं नहीं का। आप अगर, मैं मान के चलता हूँ कि आज आपकी उम्र 20 साल है या 19 साल है, आज से 5 साल बाद 25 साल की उम्र में आपके पास 40 लाख का पैकेज होगा, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस गेट एग्जामिनेशन। दूसरा ये बोले यार MBA मेरे को 5 साल तक वेट नहीं करना, मेरे को 2 साल तक ही वेट करना है, तो होंगो यहाँ पे भी आपको है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल है, ओनली एग्जांपल नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। जैसे MBA है, नीटी करके एक मुंबई में इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, ये खुद का अपना एग्ज़ाम भी लेता है कैट के अलावा, और कैट के थ्रू भी एंट्री होती है और गेट के थ्रू भी एंट्री होती है। वो आपको स्टाइफंड भी देगा पढ़ते पढ़ते 15 हज़ार का पर मंथ, और 2 साल के बाद आपका एवरेज पैकेज है वहाँ का 20 लाख। 20 लाख कम नहीं होता। आप एवरेज पैकेज है तो आपका 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, बट आप मान के चलो कि 20 लाख पैकेज है। 2 साल के बाद अगर आपको 19-20 साल आज उम्र है, तो 22 साल की उम्र में आपका कितना पैकेज होगा? 20 लाख, ठीक है। तो हाउ कैन यू गेट इट? ऑफ कोर्स बाय गेट एग्जाम, ठीक है। और इवन जो ये MBA जस्ट ये एग्जांपल है, आप इवन जो सबसे बेस्ट IIM माना जाता है अहमदाबाद, उसमें भी आप गेट के थ्रू सीट ले सकते हो, बट लिमिटेड सीट है, लेट मी टेल यू, ओके। ये सारे ऑप्शंस है। अभी ना एक नया नया कल्चर चला हुआ है, स्टार्टअप कल्चर, कि भैया हमें स्टार्टअप करना, स्टार्टअप करना, स्टार्टअप करना। तो कुछ गेट का उसमें भी फायदा है क्या? यू गेस इट राइट, ओके, उसमें भी आपको फायदा है। मेरे जी, ठीक है, ये पॉइंट मैंने थोड़ा अलग से मेंशन किया था, इसलिए कि आप जो बिजनेस है उसके लिए आप सोच पा रहे हो, यानी तो उसमें क्या था, स्टार्टअप कल्चर, उसमें ना आपकी फंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको फंडिंग मिलेगी, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छा यार गेट क्वालिफाइड बंदा है, इसका मतलब पोटेंशियल तो है। ऐसे ही वेले एग्जाम या पर्ची के बेसिस पे तो इंजीनियरिंग की नहीं है इसने, तो ये बहुत अच्छा है।
स्टार्टअप में, आपकी रेपुटेशन बिल्डअप में, इन चीज़ों में बेनिफिट होता है। और इवन कई सारे गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस है जो आपको फंडिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बायरेक, ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे आपको एक चीज़ें सिखाई जाती है कि आप ऐसा करो, आप वहाँ पे रिसर्च करो, आपको पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है। ऐसा ना हो कि आपको अपनी फंडिंग लगानी पड़े सब कुछ। इसमें आपको रिसर्च पैसे भी मिलते हैं, साथ साथ में 70,000 भी मिलते हैं, 50,000 भी। फेलोशिप के अलग अलग रेट हैं। तो ये बायोटेक की फील्ड में फॉर एग्जांपल, और ये ट्रस्ट में हर फील्ड में है, चाहे वो इवन मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, हर जगह। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं ये वाले, ठीक है। ये आपको कैसे एंट्री अलाउड करते हैं भाई, आप में कुछ तो देखना चाहिए ना। तो वो आपकी कई सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे अच्छी पहली बात तो आइडियाज़ देखेंगे। उस जो आइडियाज़ को थोड़ा आपकी ना रेपुटेशन बिल्डअप करने में गेट वगैरह एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेनिफिट्स। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। फोर से अगर कुछ ना डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, जितने अभी हमने ये पढ़े हैं ना, ये है डायरेक्ट बेनिफिट। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। आप अपने बारे में इतना सीख पाओगे, खुद की कॉमन सेंस इतनी डेवलप कर पाओगे। और हाँ, एक क्वेश्चन होता है सर, वेदर शुड आई गो फॉर इट और नॉट। भैया विदाउट नो डाउट यू शुड गो फॉर इट, विदाउट लाइक वो बोलते हैं ना कि हल्की फुल्की एजिटेशन के बिना भी। अगर आपके पास टाइम, आपके पास जुनून है, अगर आप कर सकते हो तो एक बार कर लो, ठीक है। रिग्रेट उस चीज़ पे होता जो आपने नहीं की, उस चीज़ पे कभी नहीं होता जो आपने की, ठीक है। तो आप करो और मन लगा के करो। और चीज़ ये है, आज के बाद मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जैसे आज है अगस्त, मान लिया अगस्त के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला फरवरी में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बाकी है। 5 महीने में होते भैया, मैं मान के चलता हूँ 150 डेज, ठीक है। 150 डेज में अब आप ये बोलोगे मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, पूरी बीटेक का सिलेबस है, 5 महीने में हो जाएगा क्या? ट्रस्ट में हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना, इनको बाइफरकेट करके भी देखोगे, अपनी लिस्ट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा 200 से 300 टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में। अगर आप दिन के 2 टॉपिक भी कर रहे हो तब भी आराम से कवर हो जाना है, ठीक है। और आप यू लाइक आई एम अज्यूमिंग यू आर ए प्राउड इंजीनियर, और आप एक रात पहले पढ़ के भी एक पेपर कंप्लीट पास कर लेते हो, तो यार ये तो छोटी सी चीज़ है। एक दिन में 2 ही तो टॉपिक करने हैं, महीने में 15 रात भी आप लगा दोगे तो आप पूरी पूरी बुक चाट जाते हो जब आप एग्ज़ाम देते हो। तो ये तो यार 10-10, 15-15, 200 से 300 टॉपिक है। स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। टाइम पे जरूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। और ठीक है, तो गेट 100 marks and 150 days, और your dream, whether it be in प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट बी इन टीचिंग। इवन टीचिंग में भी गेट की बहुत हेल्प होती है। आप पीएचडी में भी कर सकते हो साइड में। इवन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है, उसके मिलते हैं वो बेनिफिट में, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट फील्ड हो गया, गवर्नमेंट फील्ड हो गया, आपकी रिसर्च फील्ड हो गया, हर चीज़ में ये चीज़ें काम आने वाली, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी आपको यही बोलना चाहूँगा कि 10-15-20 मिनट कम से कम इन चीज़ों पे सोचना और आराम से काम करना। बिल्कुल, एक बार जो डिसीजन ले लिया ना, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के मत देखना कितने दिन। ये 150 डेज, 150 डेज फॉर व्हाट? फॉर गेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।